गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए प्यारे बच्चों, हम आज बात करने वाले हैं मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि की। पाचन तंत्र की नहीं, मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि की। मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। मानव के पाचन की क्रियाविधि। देखिए टॉपिक को ध्यान से समझना है, इम्पोर्टेंट भी है, रटना नहीं है। हम पीछे जो पढ़ के आए हैं वही अब यहाँ आने वाला है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो है वो सुनिए। पाचन हमने बात कर ली, कहाँ किस प्रकार से भोजन का आवागमन होता है। मुख से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वहां से भोजन शुरू होकर और आहार नाल के अंतिम भाग गुद्दा भाग पर आता है और वहां से बाद में क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर किस प्रकार से किस भोजन का कहाँ पर पाचन होता है उस पूरी प्रोसेस की बात जो है हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि मानव में पाचन की क्रियाविधि है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? 5 चरणों में पूर्ण होती है। 5 स्टेप होते हैं, 5 चरण होते हैं, उन चरणों में पूर्ण हो जाती है। वो चरण कौन कौन से हैं, उन चरणों की हम बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं नाम लिख देता हूँ। पहला चरण जो है वो है अंतर्ग्रहण, हिंदी में ही लिख देता हूँ, अंतर्ग्रहण। दूसरा जो है वो खुद पाचन का। तीसरा जो है वो है अवशोषण का। 4 नंबर जो है वो है स्वांगीकरण का। और लास्ट में हम पढ़ेंगे बहिक्षेपण। तो ये मुख्य रूप से 5 भाग हैं। क्या है? 5 भाग। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। देखिए प्यारे बच्चों, 5 भागों में सबसे पहले जो बात करेंगे अंतर्ग्रहण की करेंगे। किसकी बात करेंगे? 1 नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो है अंतर्ग्रहण। इंग्लिश में बोलते हैं इनगेशन। ये टॉपिक जो है विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित भी है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित भी है, और बाकी 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में भी ये दिया हुआ है। क्योंकि 12वीं कक्षा में तो हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? 22वें की, और 11वीं बायोलॉजी की जो नई बुक आई है इस बार, उसके अंदर क्या है, ये 16वां चैप्टर है। तो वहां पर भी ये काम आएगा, उन बच्चों के भी ये काम आएगा। देखिए क्या होता है अंतर्ग्रहण। नाम से ही स्पष्ट है, अंत अंदर, ग्रहण मतलब ग्रहण करना। मानव जो है उसको भोजन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन को ग्रहण करना, भोजन को क्या करना? ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। और सभी को पता है कि मानव क्या होता है? एक सर्वाहारी प्राणी है। मानव क्या है? एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी प्राणी का मतलब क्या है? सभी प्रकार का भोजन जो है वो करता है। मानव में यह अंतर्ग्रहण की क्रिया जो होती है ये 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों के अंदर पूर्ण होती है। देखिए शुरुआत में मानव पाचन तंत्र की जो क्रिया है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, वो 5 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। लेकिन हम 1 नंबर इंगेशन पढ़ रहे हैं जो 2 चरणों में पूर्ण होगी। बात करते हैं प्रथम चरण की, कि प्रथम चरण क्या होगा और द्वितीय चरण जो है वो क्या होगा। जैसे ही मानव द्वारा भोजन जो है उसको ग्रहण किया जाता है तो उसके प्रथम चरण में जो भोजन है उसको चबाया जाता है। भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। भोजन को क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले सीधा थोड़ी निगलते हैं, उसको चबाते हैं। तथा दूसरे चरण में हम क्या करते हैं? निगलते हैं। या पहले में ही निगल लेते हो? पहले में कोई नहीं करता है। अगर ऐसा करता है
तो उसे कोई आपत्ति हो सकती है। तो प्रथम चरण में भोजन को चबाया जाता है और द्वितीय चरण में भोजन को निगला जाता है। ये अंतर्ग्रहण की दो क्रियाएं होती हैं या दो चरण आप लोग बोल सकते हो। इसके बाद में जैसे ही मुख के अंदर भोजन प्रवेश करता है तो मुख में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो टीथ का होता है। इम्पोर्टेंट पार्ट किसका होता है? टीथ का होता है, अर्थात दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत। दांत क्या करते हैं? दांतों से जो कर्तनक दांत होते हैं, इनसियर्स, कौन से दांत? कर्तनक दांत जो होते हैं, इनसियर्स, उन दांतों से भोजन को क्या है? काटा जाता है। मैंने वहां पर भी बताया था भोजन को क्या किया जाता है? काटा जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो मुख गुहा जो है, मुख गुहा में अंतर्ग्रहण के बाद जैसे ही क्या कह रहा हूं मैं, भोजन जो है वो किस में पहुंच गया? मुख गुहा में पहुंच जाता है। तो कर्तनक आगे के दांत होते हैं। जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं उसके सबसे पहले दांत जो आते हैं उनको कर्तनक दांत बोला जाता है। इन दांतों के द्वारा काट कर भोजन को मुख गुहा में प्रवेश पूरा हो जाता है। वह बाद में लास्ट में PM एंड M, प्रीमोलर और मोलर दांत, मैंने आपको बताया था ना, प्रीमोलर और मोलर जो दांत हैं उनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में जाड़ बोलते हैं। जिन्हें हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? जाड़ बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, इसको याद रखने के लिए। इसके बाद में दंत व पेशियां और साथ में जीवा, ये आपस में सामूहिक क्रिया करते हैं। कौन कौन? देखिए, सामूहिक क्रिया किस किस की होती है? सामूहिक क्रिया वो होती है जो साथ में होती है। और सामूहिक क्रिया में क्या होगा? देखिए, साथ में तो दांत क्या होंगे? दांत, दांतों के साथ क्या होंगी? पेशियां, और साथ में जीभ। ठीक है, ये तीनों मिलकर आपस में भोजन को क्या करती हैं? मुख गुहिका में पूर्ण रूप से यहाँ पे चबाया जाता है। तो प्रथम चरण बात कर रहे थे किसकी? प्रथम चरण की। यहाँ चबाया जाता है तथा जो जीभ है उसकी सहायता से भोजन को क्या किया जाता है? मुख गुहिका में घुमाया जाता है। पूर्ण रूप से मुख गुहा के अंदर क्या है? घुमाया जाता है। और घुमाने के कारण क्या होगा? जो लार ग्रंथि होती है, हमने सहायक पाचक ग्रंथि में प्रथम ग्रंथि कौन सी पढ़ी थी? लार ग्रंथि पढ़ी थी। ये लार ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा स्रावित श्लेष्म जो होता है वो भोजन के अंदर मिल जाता है, अर्ध ठोस गोले में बदल जाता है। वही भोजन जो है वो किस में बदल जाता है? अर्ध ठोस गोले में बदल जाता है। अर्ध ठोस गोले में बदल जाता है। अब ये याद रखना, इस अर्ध ठोस गोले को आप दो नाम से पुकार सकते हो, एक तो बोलस या फिर इसे निवाला बोल सकते हो। एक तो आप लोग इसे बोल्स बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो? निवाला बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोल्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? निवाला जो है वो बोल सकते हो। इसके बाद मुख गुहिका में भोजन की जो उपस्थिति है, इस मुख गुहा में भोजन की उपस्थिति से जो उत्पन्न प्रतिवर्ती क्रिया के कारण क्या है? चवन क्रिया जो है वो होती रहती है। क्या होती रहती है? चवन क्रिया जो है वो होती रहती है। और बाद में क्या है? भोजन को क्या किया जाता है? आगे निगला जाता है। लेकिन यहाँ पे अब हम 2 नंबर जो कंडीशन थी, एक तो अंतर्ग्रहण हो गया कि भोजन का प्रवेश हो गया, भोजन को चबाया गया है, ठीक है। लेकिन द्वितीय चरण जो है निगलना, निगलेंगे कब? जब मुख गुहिका के आगे भोजन किस में प्रवेश करता है? घर्षणीय फर्नेक्स में प्रवेश करता है। लेकिन वहां नहीं जाना है। एक बार हमें यह देखना है कि मुख के अंदर जो पाचन होता है उसमें क्या होता है। तो देखिए, हम 2 नंबर कंडीशन पढ़ेंगे पाचन। अंतर्ग्रहण में एक बार यहाँ तक याद रखना, ठीक है। भोजन चबा लिया है, उसके बाद में मुख के अंदर किस प्रकार से पाचन होता है, उसके बाद में अमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है, छोटे आंत में किस प्रकार से पाचन होता है, उन सब बातों की हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अब हम ये देखेंगे पाचन के अंदर कि मुख गुहिका में पाचन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो 2 नंबर कंडीशन हमारी जो रहेगी वो क्या रहेगी? पाचन की। और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डाइजेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डाइजेशन। क्या बोल सकते हो? डाइजेशन बोल सकते हो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम अभी मुख गुहा में पहुंचा है। भोजन कहाँ पहुंचा है? अभी मुख गुहिका में पहुंचा है। तो लिख सकते हैं मुख गुहिका में पाचन। मुख गुहिका में पाचन। किसमें पाचन? मुख गुहिका में पाचन। प्यारे बच्चों, जैसे ही मुख गुहिका में भोजन है तो सबसे पहले उसमें
लार मिलती है। कौन मिलती है? लार मिलती है, जो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। लार ग्रंथियों द्वारा क्या है, जो लार ग्रंथि है उसके द्वारा लार का स्राव किया जाता है। अब देखिए, मैंने वहां पर भी बताया था आपको लार का सलाइवरी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवरी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आप सुन लें इसका रासायनिक संगठन, कुछ बातें कई बार पूछ लिए जाते हैं कि लार की पीएच क्या होती है, ठीक है ना। लार की जो पीएच है वो क्या होती है, तो देखिए प्यारे बच्चों 6.8 होती है। अब 6.8 है तो अम्लीय है या क्षारीय? पहली बात तो ये क्षारीय क्या है, अम्लीय है। क्या है? अम्लीय। लेकिन इसका मान बिल्कुल 7 के पास है। किसके पास है? 7 के पास। तो हल्का अम्लीय होती है। क्या होती है? हल्की अम्लीय होती है, क्योंकि 7 के पास है, मतलब क्षार की तरफ जा रहे हैं। जैसे मान पीएच के अंदर जो मान होते हैं वो 1 अति अम्लीय, 2 अति अम्लीय, 3 अति अम्लीय, फिर धीरे धीरे अम्लता हल्की होती जाती है। क्षार अगर मान 8 है, 9 है, 10 है तो क्षारीयता अधिक होगी, और धीरे धीरे सॉरी, क्षारीयता जो है वो कम होगी, और धीरे धीरे अगर मान बढ़ता जाएगा तो क्षारीयता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो लार में उपस्थित, अब मैंने आपको बताया था लार के अंदर उपस्थित कुछ एंजाइमों के भी नाम बताए थे। तो यहाँ पर जो लार में उपस्थित होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है एमिलेज कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे जो है जैसे ही लार आती है तो एमिलेज जो कार्बोहाइड्रेट है भोजन के अंदर उपस्थित एमिलेज कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन जो है वो शुरू होता है। किसका पाचन शुरू होता है? एमिलेज कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो शुरू होता है। और भोजन में उपस्थित स्टार्च अणुओं का जल अपघटन, भोजन के अंदर जो स्टार्च अणु है, क्या है? स्टार्च अणु है, और ये स्टार्च अणु जो होते हैं ये पॉलीसेकेराइड के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स के रूप में होते हैं, ठीक है। इन स्टार्च अणुओं का एक तो माल्टोज एवं एक अल्फा स्मिथ डेक्स्ट्रीन द्वारा भाई जल अपघटन होता है, तो ये माल्टोज व किस में बदल जाते हैं? अल्फा स्मिथ डेक्स्ट्रीन में बदल जाते हैं। देखिए एमिलेज के कारण अगर हम बात करें तो ये किस में बदल जाएंगे? माल्टोस, एक तो माल्टोस प्लस डेक्स्ट्रीन, ठीक है। और ये पॉलीसेकेराइड होती है स्टार्च, ठीक है ना। ये किस में बदल जाती है? ये बदल जाती है माल्टोस प्लस डेक्स्ट्रीन, जो डाइसेकेराइड होते हैं। जो क्या होते हैं? डाइसेकेराइड होते हैं। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, क्या होते हैं? डाइसेकेराइड होते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो जो भोजन में उपस्थित अम्ल है उसको उदासीन करने का कार्य भी लार करती है। लार में कौन करते हैं? मैंने आपको बताया था लार में बाइकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं? लार में बाइकार्बोनेट होते हैं, और वही क्या करते हैं? जो है अम्लीयता है, क्या होती है? भोजन में उपस्थित अम्लीयता को उदासीन करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा मुख गुहिका में भोजन जो है वो बहुत कम समय तक रह पाता है, इसलिए स्टार्च के आंशिक भाग का ही क्या हो पाता है? पाचन। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मुख में किसका पाचन होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टार्च का। अगर ये प्रश्न अगर वो उस प्रकार से पूछे कि लार किसका पाचन करती है, तो वो स्टार्च का पाचन करती है। और यहीं से मुख गुहिका से ही भोजन का क्या है? पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टार्च का पूर्ण पाचन ना होकर आंशिक पाचन होता है। यहाँ पे कौन सा पाचन होता है? आंशिक पाचन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेक्स्ट्रीन जो बना है इसमें 3 से 9 ग्लूकोज अणु होते हैं। ये जो डेक्स्ट्रीन होता है ना, इसमें 3 से 9 ग्लूकोज अणु होते हैं। ये भी एक शॉर्ट याद रख लेना, प्रश्न अगर पूछ सकता है कि डेक्स्ट्रीन में ग्लूकोज के कितने अणु हो सकते हैं, तो 3 से 9। कितने हो सकते हैं? 3 से 9। इसके बाद प्यारे बच्चों हम जो है आगे वाली वीडियो के अंदर आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन और इसके बाद बड़ी आंत में पाचन, इस पाचन की क्रिया को हम पूर्ण विस्तार से आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।